जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं हूं मोहम्मद रिजवान सरवर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड। नाज़रीन, 2025 का जब से आगाज़ होता है, ये हम देखते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत सारी खुशखबरियां भी मिलती हैं और रियल एस्टेट सेक्टर में एक पेशरफ्त नज़र आती है। जो प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स बनाई गई, उसमें भी हमने देखा कि जो नुमाइंदगान हैं रियल एस्टेट सेक्टर के, वो अपना मुकदमा बड़े भरपूर अंदाज में पेश करते हैं और पॉलिसीज़ में हमें कोई हलचल भी नज़र आती है और उनकी सुनवाई भी होती है। और ये पुरुम्मीद ये उम्मीद रखी जाती है कि आने वाला वक्त जो है उसमें रियल एस्टेट के लिए बहुत सारी नरमी होगी, बहुत सी बेहतरी आएगी और जो शरह सूद है इसमें बड़ी एक कमी देखने को मिलेगी, यानी ये सिंगल डिजिट तक आएगा। अच्छा, जब ये बात होती है तो हमने ये भी देखा कि शरह सूद में एक बड़ी कमी हो चुकी है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले चंद एक माह में ये सिंगल डिजिट में भी आ जाएगा, जिससे यकीनन बैंकों से जो पैसा निकल रहा है वो रियल एस्टेट सेक्टर में लग रहा है। हमने ये भी देखा कि बहुत सी ऐसी पॉलिसीज जिसमें टैक्स की छूट तक की बात हुई, ये भी प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स में कहा गया और हम इस हवाले से भी पूरी उम्मीद है कि जो आने वाला वक्त है उसमें जो विद होल्डिंग टैक्स हो गया या फिर कैपिटल गेन टैक्स हो, इनमें नरमी मजीद की जाएगी। हमने ये भी देखा कि 50 लाख तक की मालियत की जो जायदाद है उस पर बिल्कुल टैक्स से बिल्कुल छूट दे दी गई और एक आसानी पैदा कर दी गई, जिससे यकीनन ट्रांजैक्शन में मजीद इजाफा हुआ। और आज की खबर यह है कि 1 करोड़ तक की मालियत की जो जायदाद है नॉन फाइलर वो खरीद सकेंगे। जी हां, नॉन फाइलर के लिए जो हम देख रहे थे कि मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, ऐसी सूरत हाल में एक खुशी की बात यह है कि 1 करोड़ तक अपना घर वो बना सकेंगे, अपना प्लॉट खरीद सकेंगे। उनसे किसी भी किस्म के एडिशनल चार्जेस नहीं लिए जाएंगे एज अ नॉन फाइलर। जो एक हमारे जनरल टैक्सेस हैं वो जरूर अदा करेंगे। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, नाज़रीन ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो ये तमाम तर जो ये इश्यूज हैं और पॉलिसीज हैं, प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स में क्या पेशरफ्त हुई, क्या बेहतरी आई, इस पर बात करेंगे। लेकिन अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड और मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है जनाब डॉक्टर सुबैल इकराम साहब ने, जो कि CEO ABS डेवलपर्स हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। और इन्हीं के साथ मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है हसन बख्शी साहब ने, जो कि चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। सुबैल इकराम साहब, आपकी जानिब आऊँगा। हम टास्क फोर्स के हवाले से गुज़िश्ता कुछ प्रोग्राम से बात भी करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने खास तौर पर रियल एस्टेट सेक्टर के लिए टास्क फोर्स बनाई, उसमें रियल एस्टेट सेक्टर के पहली दफ़ा जो नुमाइंदगान हैं उनको ऑन बोर्ड लिया गया। अब उसके कुछ समरात भी नज़र आ रहे हैं। गालिबन 2025 का जो ही आगाज़ होता है तो टैक्सेस में कमी और टैक्सेस में छूट की बात नज़र आती है। और सबसे पहले जो ये तामीराती शोबे को रिलीफ देने के हवाले से जो तजावीज़ हैं उन पर भी हमें काम होता दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और यकीनी तौर पे बहुत ही खुशाइंद बात है, गुज़िश्ता कई प्रोग्राम्स हमने साथ किए, उसमें मैं कई बार ये बात करता रहा हूँ कि अमली तौर पे प्रॉपर्टी को चलाने के लिए हुकूमत को इक़दामात करने पड़ेंगे। जी हाँ। अलबत्ता मैं तो ये कहता था कि फिक्स टैक्सेशन की तरफ जाना चाहिए, लोगों को टैक्स में रिलीफ देना चाहिए। और चले अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने जो है वो टैक्स में रिलीफ दी है। और यकीनी ठीक तौर पे है। बहुत बड़ी बात है कि जो नॉन फाइलर था, आज से पहले वो प्रॉपर्टी लेते हुए बहुत ज्यादा डरता था। आज कम से कम ये हो गया कि नॉन फाइलर को कम से कम ये हो गया कि यार अब मैं प्रॉपर्टी मैंने कोई बंदा नहीं ढूंढना है जिसके नाम पे मैंने प्रॉपर्टीज को मुंतकिल करना है, ठीक है। या मुझे भारी भरकम टैक्स नहीं होंगे। देखिए, एक ये भी डर था ना पहले नॉन फाइलर को कि यार प्रॉपर्टी लेते हुए मुझे पहले फाइलर होना पड़ेगा, जी बिल्कुल अपनी बिल्कुल। चीजों को जो है वो शो करना पड़ेगा, अपने असासों को शो करना पड़ेगा। चले अब कम से कम ये है कि यार प्रॉपर्टी खरीदते हुए चले एक 1 करोड़ तक ही मामूली सही, सी, डॉक्टर साहब, चले 1 करोड़ तक ही सही, लेकिन नॉन फाइलर कम से कम खरीद देखें, सकता गरीब है। आदमी के लिए 1 करोड़ रुपया बिल्कुल। बहुत बड़ी एक छूट है। 1 करोड़ रुपए में एक प्लॉट भी आ जाता है और घर भी घर बन भी आ जाता जाता है। है, बिल्कुल। तो अब मैं कहता हूं कि ये जो बॉल है ना, ये डेवलपर से कोर्ट के अंदर है ठीक कि है। 1 करोड़ रुपए की मालियत तक के जो है ना वो मकान बना के दें, अवाम के लिए सहूलियात जो है वो मुयसर करें। ये मैं इसमें तो डेवलपर्स का यहाँ पे बहुत बड़ा किरदार होगा। वापस आते हैं हुकूमत की जानिब। हुकूमत ने अब मैं आपको बात बताऊं, यहाँ पे सिर्फ इस चीज पे फुल स्टॉप नहीं लगना चाहिए। इस चीज को आप किस तरह इंडोर्स कर रहे हैं कि एक बंदा लेट सपोज वो प्लॉट लेता है, मेरे ख्याल से ये सिंगल प्रॉपर्टी के लिए है कि एक ही प्रॉपर्टी ले सकता है, जी पहला जी। घर जी जी, जो पहली दफा बनाना जो चाहे। घर बना रहा है यकीनन उसके लिए। अब उसमें ये है ना कि अब ये भी सवालिया निशान है कि वो एक पहला घर, ये किस तरह इसको, इसके क्या एसओपीज होंगे कि वो क्या ट्रांसफरेबल नहीं होगा, या उसके बाद अगर वो फॉर एग्जांपल एक प्लॉट लेता है, अगर वो बेच के कोई दूसरा प्लॉट नहीं ले सकता, वो ट्रेडिंग के लिए नहीं यूज कर सकता। अभी इसमें काफी चीजें भी सामने आएंगी भी, ये जी हाँ। जी ड्राफ्ट को देखना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। अभी तो सिर्फ और सिर्फ एक हेडलाइन के ऊपर हम लोग जो है वो जश्न मना रहे हैं।
यकीनन मैं ये इसका इन समझता हूँ डेप्थ कि जो डिटेल्स हैं उस पर अभी हमने बात करनी है। खैर इसमें मैं ऐड ऑन करता हूँ डॉक्टर साहब कि जो सेलर है उसके लिए 4 से कम करके गालिबन 1.5 से 2% करने की तजवीज़ है टैक्स, और जो बायर है उसके लिए 4% से कम करके 0.5% तक टैक्स उससे लिया जाएगा, जबकि देखिए, ये बायर के साथ तो बड़ी ज्यादतियां होती रही हैं। जी 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 ये जो रियल एस्टेट के खास तौर पे जो बायर्स थे, बिल्कुल बिल्कुल। उनके साथ तो बड़ा बड़ा जुल्म होता रहा है। उसकी वजह ये है कि एक एक बंदा 6 महीने में अगर एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है, साल बाद बेचता है, तो उसने इतने पैसे उसने कमाए नहीं होते जितने टैक्सेस की मद में दे देता है वो। जी हाँ। तो ये जो 0.5 जो है जो एक टैक्स की शरह है, वो एक बहुत ही मुनासिब है। मैं ये समझता हूँ किसी को तकलीफ भी नहीं होगी, और बिल्कुल अगर बिल्कुल। इसको सस्टेन कर लिया गया। जी बिल्कुल, अगर इसको सस्टेन कर लिया गया। हसन बख्शी साहब आपकी जानिब आऊँगा, क्या कहेंगे? हम गुज़िश्ता प्रोग्राम से ख़ास तौर पर ये टास्क फोर्स के हवाले से बात करते हुए आए, क्या समझ रहे हैं कि जो हमारा एक रियल एस्टेट सेक्टर का ख़ास तौर पर जो एक मुद्दा है, जो उनका एक केस है, वो उसकी सुनवाई हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पिछले 2-3 साल रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए बहुत मुश्किल थे, जहां ना सिर्फ प्रॉपर्टी की ज़मीनों की कीमतों में कमी हुई, बल्कि कोई खरीदार भी मौजूद नहीं था। ठीक है। और उन लोगों ने तो खास तौर पे बहुत परेशानी का सामना किया जिन्होंने बैंक से इंटरेस्ट लेके या कहीं जाती इंटरेस्ट लेके ये प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया हुआ था। ठीक है। और इसकी दीगर वजूहात थी, उसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी थी, इलेक्शन का पीरियड भी था, इंटरिम गवर्नमेंट भी थी, आईएमएफ का प्रोग्राम भी था। सो अब ये सब चीजें दूर हो गई हैं, गवर्नमेंट भी स्टेबलाइज हो गई है। तो गवर्नमेंट अब रियलाइज किया है कि जो टैक्सेस इन्होंने बढ़ाए थे इस मकसद से कि इससे रेवेन्यू बढ़ेगा, तो एक्चुअल उन्होंने हमें एक टेबल प्रेजेंट किया जहां पर रेवेन्यू आधा हो गया है और इसी तरह ट्रांजैक्शन भी आधी हो गई है। देखिए, रेट टैक्स बढ़ाना एक हद तक अच्छा होता है, एक हद के बाद उसके नेगेटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो जाते हैं, जैसे इस केस में हुआ। ठीक है। कि इतना टैक्स बढ़ गया कि अब ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रही है। तो गवर्नमेंट ने ये रियलाइज किया कि इस सेक्टर से क्योंकि 10 मिलियन लोग, 1 करोड़ लोग वाबस्ता हैं, 74 इंडस्ट्रियां चलती हैं, तो ये वक्त आ गया है कि इसको थोड़ा सा ब्रीथ करने की इजाजत दी जाए। और इसमें हमारी इनसे जरूर ये गुजारिशात हैं कि जो भी करें पॉलिसी कंसिस्टेंट हो, लॉन्ग टर्म हो, और उसको लेजिस्लेटिव असेंबली अपने कानून से सपोर्ट करती हो। अभी तक की क्या पेशरफ्त है? अभी तक आपने क्या महसूस किया है? गवर्नमेंट किस हद तक संजीदा है और कोई इम्प्लीमेंटेशन हुई है इन पॉलिसीज पे जो बातें हो रही हैं? अभी तक तो इम्प्लीमेंटेशन इसलिए नहीं हुई कि आज मीटिंग थी प्राइम मिनिस्टर साहब के पास 4 बजे। ठीक है। इसी टास्क फोर्स की जो रिकमेंडेशन है उनको फाइनलाइज करना है। ठीक है। पर चंद वजूहात की वजह से प्राइम मिनिस्टर उस मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाए। अच्छा। तो इसलिए ये मीटिंग अब पोस्टपोन होके कल या मेरे ख्याल में मंडे को हो जाएगी। खैर वो तो एक प्राइम मिनिस्टर की आपको पता है कमिटमेंट्स होती हैं, कहीं ओवर कमिटेड हो गए होंगे, वो आज नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन में हो जाएगा। ठीक है। और हो जाने के बाद इस जो प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत हैवी थी और अपफ्रंट थी। लेकिन जो भी टैक्सेस थे 236 और 236 के, वो एडजस्टेबल टैक्स थे इन द फाइनल रिटर्न। ठीक है। ठीक है। तो अब उन्होंने उसकी शरह कम कर दी है। टैक्स जो भी है वो इवेंचुअली, जिसका मेरा अगर में है कोई टैक्स तो मुझे देना पड़ेगा, आपका है तो एज एन सेलर आपको देना पड़ेगा। हाउएवर एफईडी का जो सिलसिला है, जो हमारा कहना था और हम सब कानून कोर्टों में भी गए हुए थे कि ये गैर कानूनी है, क्योंकि एफईडी उस प्रोडक्ट पे लगती है जो किसी फैक्ट्री में तैयार हो और कोई वो लग्जरी आइटम हो, जैसे सिगरेट्स है, अल्कोहल है, जिसको डिस्करेज करने के लिए एफईडी लगाई जाती है। ठीक है। सो हाउसिंग तो एक नेसेसिटी है जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है। ठीक हो गया बख्शी साहब, बिल्कुल ठीक हो गया। प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सरदार ताहिर महमूद साहब ने, जो कि प्रेसिडेंट इस्लामाबाद एसोसिएशन, रियल एस्टेट एसोसिएशन है। ताहिर साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। क्या कहेंगे आप? तो ये जो फोर्स है, टास्क फोर्स है, इस टीम का हिस्सा हैं, रियल एस्टेट का मुकदमा लेके आप भी गए हैं, तो अभी तक आपने क्या महसूस किया? और ये जो मीटिंग होने जा रही है, क्योंकि मुझे याद है जब आपकी पहली मीटिंग हुई तो आपने फरमाया था कि 15 से 20 दिन के बाद इसके समरात नजर आएंगे,
तो हम क्या इससे अखज़ करें कि ये समरात नजर आने लगे हैं? जी आपने थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक चीज तो ये है कि मार्केट हमारी में जो परसेप्शन है वो बेहतर हुआ है, आपने खुद इसको ऑब्जर्व भी किया होगा। जी हाँ। और कुछ ट्रांजैक्शंस भी स्टार्ट हो गई हैं, जो बायर है वो मार्केट में आना शुरू हो गया है। एक हमारी परसेप्शन बहुत ख़राब थी, गवर्नमेंट के तमाम वज़रा और इवन बाज़ औक़ात प्राइम मिनिस्टर साहब भी ये कहा करते थे कि रियल एस्टेट के ऊपर हमने मज़ीद टैक्सेस लगाने हैं, इस दफ़ा कम है, अगली दफ़ा ज़्यादा लगाने हैं। ठीक है। तो ओवरऑल जो गवर्नमेंट का नैरेटिव और जो परसेप्शन था उसके उनके बयानात की वजह से तो परसेप्शन ही मार्केट का ख़राब हो चुका था, और लोगों ने ना सिर्फ पाकिस्तान में सरमायाकारी रोक दी थी बल्कि बहुत सा सरमाया बैरून मुल्क जो है वो मुंतकिल हुआ, जो मुख्तलिफ फिगर्स हैं कि 2022 तक को $12 बिलियन के करीब, और उसके बाद 30% 40% उसमें मजीद आप ऐड कर लें ठीक तो है। इतना सरमाया मुल्क से बाहर चला गया। अब इस हद तक तो हुआ है कि ये जो टास्क फोर्स बनी, इसके ऊपर इतनी इंटेंसिव काम हुआ, इसके सब ग्रुप्स बने, उसमें मुख्तलिफ काम हुए, उस बहुत सारे तमाम कामों का उसमें अहाता किया गया, जिसमें न सिर्फ ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट की कमी थी ठीक बल्कि है। इसके अलावा अगर आप देखें तो रीरा एक रेगुलेटर हमारा जी जी नहीं जी। है रियल एस्टेट का, तो रीरा के ऊपर बहुत सा काम पीछे हुआ, और रीरा का कानून जो है वो पास हो गया, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट नहीं हुई, जिसमें डेवलपर भी रजिस्टर्ड होगा, जिसमें बिल्डर भी रजिस्टर्ड होगा, जिसमें रियल एस्टेट एजेंट भी रजिस्टर्ड होगा, और उस रियल एस्टेट एजेंट रजिस्ट्रेशन के बाद उसका जो सर्विस चार्जेस हैं, जिस तरह दुबई में या दूसरे ममालिक में हैं कि उनके सर्विस चार्जेस को मेक श्योर किया जाता है, उसको एक कानूनी हैसियत हासिल होती है। जी हाँ। जी तो हाँ। ये तमाम एस्पेक्ट्स को कवर करने के लिए रीरा जो है उसको भी काबिल अमल बना के इस्लामाबाद की हद तक सबसे पहले उसकी इम्प्लीमेंटेशन की ठीक जाएगी, है। और इसी फिर बाकी प्रोविंसेस में और मुल्क के बाकी हिस्सों में भी ये जो हम यहाँ पर टेस्ट रन चलाएंगे, और उसके उसके बाद वो बाद दीगर बाकी सूबों में भी यकीनन बाकी वो जी फैलाई बाकी जाएगी। सूबों में भी अच्छा तो ताहिर महमूद साहब, इस इस हवाले से थोड़ा सा बताइए, जो नॉन फाइलर के लिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी की मालियत की जो जायदाद है, इस पर वो खरीद सकेंगे और उनके लिए आसानी पैदा की गई। इन डेप्थ इसकी कुछ डिटेल्स बताएं कि ये ट्रांसफरेबल भी होगी प्रॉपर्टी, और ये टैक्स की जो छूट है इसकी एक्चुअल शरह क्या है? देखिए जी, जो हमारे जो टैक्सेस हैं वो टैक्सेस तो आपको पे करने पड़ेंगे, लेकिन अब एक ये जो कानून आ रहा था कि एलिजिबल जो फाइलर हो और एलिजिबल हो सिर्फ वो प्रॉपर्टी बाय कर सकता है, तो इसमें नॉन फाइलर का जो कॉन्सेप्ट है वो तो वैसे भी एलिमिनेट हो जाएगा मार्केट से, और मार्केट में सिर्फ फाइलर होगा। ठीक और है। जो अगर कोई किसी के पास देखें रिकंसिलिएशन नहीं होती, यहाँ छोटे छोटे लोग काम करते हैं, वो रिटर्न उन्होंने कभी जिंदगी में फाइल नहीं की होती, तो उनको इस मार्केट से दूर रखने से, देख 16.5 लाख जो पिछले 2024 में ट्रांजैक्शंस हुई है उसमें 97.5% ट्रांजैक्शन 1 करोड़ रुपए से कम मालियत की जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर हुई है। तो ये वो लोग लेते हैं, प्रॉपर्टी बाय करते हैं जो कि इससे पहले ये वो लोग प्रॉपर्टी बाय करते हैं कि जो जिनके पास कोई अपनी रिकंसिलिएशन वेल्थ की नहीं होती है, या वो पहली दफा कोई टेस्ट प्रॉपर्टी खरीद रहे होते हैं, मोस्टली वो लोग होते हैं जो पहली दफा अपना घर मोस्टली बना वो रहे लोग होते हैं, हैं। तो अच्छा, ये उनको जब मार्केट से जी जी सरदार उनको साहब, ये चूंकि इस हम जब पहली प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, पहली दफा अगर कोई शख्स अपना घर बनाता है तो उसके हवाले से बात कर रहे हैं, तो ये एफपीसीसीआई की जानिब से भी ये मुतालबा किया गया है कि जो पहली मर्तबा जो शख्स घर बना रहा है, खरीद रहा है, उसको मुकम्मल टैक्स की छूट दी जाए। इसको किस तरह से देख रहे हैं, क्या समझते हैं? इस पर भी कोई मामलात हो रहे हैं, इस पर भी कोई बेहतरी होगी, क्या ये छूट मिल जाएगी? देखिए अभी तक तो जब तक प्राइम मिनिस्टर साहब इसके ऊपर अपनी फाइनल चीज़ों को ना कर लें तो वो हमें बहुत ज़्यादा डिस्कस भी करनी नहीं चाहिए। वंस ये चीज़ें हो जाएं तो उसके बाद ये जो है इसके ऊपर हम गुफ्तगू करने में मेरे ख्याल से हमें गुफ्तगू करनी चाहिए, क्योंकि
लोगों को आधी बात समझ में आती है और आधी को वो खुद से अज्यूम करके इसके ऊपर, जिस तरह पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल है, उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कर दिया और प्राइम मिनिस्टर को खत लिख दिया। अब उनको किसी चीज की समझ थी नहीं, उनको पता नहीं था कि ये है क्या। वन साइड स्टोरी सुन के कि एक मगर सरदार साहब ये तो एक एक तजवीज ही है ना, यकीनन एक ख्वाहिश है एक आम आदमी की, आम पाकिस्तानी की, कि जो पहली दफा घर बना रहा है कम से कम उसे छूट दी जाए। ये आम आदमी की आवाज है, लिहाजा ये हम वो तजवीज ही दे रहे हैं। डॉक्टर सुबीर साहब आपके जानिब आऊंगा, क्योंकि इस हवाले से हमने बात लाजमी करनी है प्रोग्राम में कि जो शख्स पहली दफा घर बना रहा है, और इस पर हम गुज़िश्ता प्रोग्राम से अपने दोस्तों से बात भी करते आए, और ये बहुत सारे लोगों का मुतालबा भी है कि कम अज़ कम जो पहली दफ़ा घर बना रहा है, अगर हुकूमत उनको सपोर्ट करे, पहली दफ़ा जो प्रॉपर्टी खरीदे उससे टैक्स ना लिया जाए, तो ये एक बहुत बड़ी आसानी हो जाएगी। तो इस हवाले से क्या आप कहेंगे, ये हुकूमत को तजवीज़ देने के हवाले से? ये बहुत ही जबरदस्त आपने बात कही है। हुकूमत जो कि रोटी कपड़ा और मकान बनाने वाली हुकूमत है, जो कि जिनका इक़्तिदार में आने से पहले नारा ये था कि अवाम को छत भी फराहम करनी है, अच्छी खुराक भी फराहम करनी है और तालीम भी फराहम करनी है। आज अगर वो पहले घर बनाने वाले शख्स को सपोर्ट करते हैं और अगर उसे ठीक है, तो मेरा ख्याल है हुकूमती खजाना को कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है जी, हुकूमती खजानों को इससे फर्क नहीं पड़ता यकीनन। और जिस तरह हमने देखा कि 2025 का जो ही आगाज होता है, तो ये रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बड़ा खुशाइंद यहाँ पर इकदाम उठाए गए और बड़ी खुशखबरियाँ आती गईं, और हमने देखा कुछ पॉलिसीज़ पर इम्प्लीमेंटेशन हो भी गई और कुछ तजावीज़ हैं उन पर भी पुरुम्मीद हैं कि रियल एस्टेट का पहिया चलाने के लिए ये सपोर्ट किया जाएगा। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी रखेंगे, मगर वक्त हो एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड और गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जारी करते हैं। सरदार ताहिर महमूद साहब, टैक्स की जो डीसी रेट पर मुंतकली है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? 2 लाख तक के जो लोग हैं वो टैक्स नेट में आते हैं, 2 लाख तक के जो लोग हैं वो टैक्स नेट से बिल्कुल निकल जाते हैं, जबकि 6 लाख तक लोग हम देखते हैं इस टैक्स नेट में आ जाते हैं, क्योंकि ये 50 लाख तक मालियत की जो जायदाद है उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, छूट है। इस पॉलिसी को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, अभी ये कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो फाइनलाइज नहीं हुई है चीजें, अभी कोई चीज फाइनलाइज नहीं हुई है, तो हम उससे पहले उसके ऊपर कोई स्पेकुलेशन करें या ये हो गया है, तो वो मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। अभी कुछ चीजें, आज भी कुछ चीजें ऐसी थी जो क्वेश्चनेबल थी और जिनको जो है दोबारा एड्रेस किया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 2-3 दिन में आपको अच्छी खुशखबरी मिलेगी। जो नए लोग घर बनाने वाले हैं उनके लिए सब लोग, प्राइम मिनिस्टर साहब उनके लिए फिक्रमंद हैं कि अगर हमें 1,20,00,000 घरों की डेफिशिएंसी है हाउसिंग यूनिट्स की, और इसमें हर साल मजीद इजाफा भी होता जा रहा है, तो लोगों को घर बनाने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। उसमें एक्सेस टू फाइनेंस से लेकर तमाम चीज़ों का अहाता किया गया है इस जो टास्क फोर्स है इसमें। और आने वाले दिनों में जिस तरह काइबर नीचे आ रहा है, तो बैंक्स जो है वो इंशाल्लाह लैंडिंग करेंगे लोगों को 15 से 20 साल के लिए। तो एक आम आदमी जिसने 50,000 लाख रुपए जिसकी सैलरी है, वो भी इस काबिल होगा कि वो अपने लिए, अपनी बच्चों के लिए जो घर है या छत है वो उनको मुहैया कर सके। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने बेसिकली हाउसिंग के सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए ये टास्क फोर्स इनिशिएट की थी, और इसने सारा काम इसी TORs के अंदर रहते हुए अपना सारा जी काम बिल्कुल। किया ताहिर साहब, हमने देखा ये काइबोर का जो आपने जिक्र किया है, शरह सूद में कमी से रियल स्टेट का जो पहिया है वो इन द एंड चला है, क्योंकि जैसे ही ये कमी होती है बैंकों से पैसा निकलता है वो रियल स्टेट में ही लग रहा है, और हमें कुछ पॉलिसीज मजीद नरम करने की इसलिए भी ज़रूरत है कि ये पैसा जो निकल रहा है बैंकों से ये पाकिस्तान से बाहर ना जाए। जी बिल्कुल, आपने ठीक फरमाया कि जब बैंकों से निकलेगा तो वो निकल के इस मार्केट में आएगा, पैसे की सर्कुलेशन होगी, और दूसरा जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है उसके लिए फाइनेंस अवेलेबल होगा। वो अपने प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं, अपनी फैक्ट्रीज को एक्सटेंड कर सकते हैं, इंपोर्ट जो एक्सपोर्ट जो है उसको बढ़ाया जा सकता है। तो ये मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। तो हर एक मार्केट का जो सेगमेंट है
जी वो जी। अपना अपना रोल प्ले करेगा और मुल्क की इकोनॉमिक रिवाइवल में अपना अपना किरदार अदा करेगा। ये काइबर इंशाल्लाह जून तक और नीचे जाने की उम्मीद है। तो अच्छा, जब ये सिंगल डिजिट में होगा तो फिर यानी आप जून तक इससे उम्मीद रखी जा सकती है कि सिंगल डिजिट में आ जाएगा। जी पूरी उम्मीद की जा सकती है कि वो ठीक है। इंशाल्लाह जो हमारे जो तमाम मालियाती इशारिये हैं वो बड़े मस्बत हैं और उनको देखते हुए हम ये अंदाजा कर सकते हैं कि इंशाल्लाह बेसिकली तो ये प्रोग्रेटिव जो है वो स्टैंडर्ड बैंक ऑफ पाकिस्तान का है, स्टेट बैंक ऑफ जी। पाकिस्तान का है। हम्म। तो लेकिन आप को जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, जो इन्फ्लेशन कम हुआ है, तो उसकी वजह से आप ये फोरसी कर सकते हैं कि ये हम फॉरकास्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में काइबर मजीद कम होगा, मार्केट से पैसा मार्केट में आएगा, कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स लगेंगे, लोग अपना घर बनाने के लिए फाइनेंसिंग उनके लिए अवेलेबल होगी। तो ऑल ठीक इन है। ऑल बड़ी पॉजिटिव साइन है और ना सिर्फ जो पैसा ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो इनिशिएटिव लिया है इसके समरात आपको दूर रस नजर आएंगे। बजट भी अभी आगे आने वाला है तो ठीक हमें है। एक पॉलिसी में कंसिस्टेंसी भी नजर आएगी और इस कंसिस्टेंसी की वजह से आप अपने प्रोजेक्ट्स प्लान कर सकते हैं कि जो यहाँ का सरमायाकार है, लोकल हो या इंटरनेशनल हो, वो जब पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करेगा तो जी। स्टेबिलिटी की वजह से वो आज अपना प्रोजेक्ट प्लान करेगा ठीक है। और एग्जीक्यूशन तक उसको बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हिट नहीं करेगा और उसके प्रोजेक्ट वक्त पे कंप्लीट भी होंगे, उसको फायदा भी होगा ठीक है। और वो मजीद पाकिस्तान में सरमायाकारी जी करेगा। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जिन्होंने इस्लामाबाद में ऑक्शन में प्लॉट लिए, जी जी जी। बाहर से आके यहाँ पर प्लॉट लिए और उन लोगों ने हमारी मार्केट की हालत को देखते हुए अपनी जो एक साथ थी वो भी सीडीए को वक्त के ऊपर अदा नहीं कर सके और उन्होंने कहा जो हमने डाउन पेमेंट दी है बस हमने दे दी, अब हम और देना भी नहीं चाहते। ठीक है। इस जो पिछले 3 साल गुजरे हैं इसमें बहुत सारे लोगों ने डिफॉल्ट भी किया, बहुत सारे लोग परेशान भी वो एक हुए। ट्रस्ट भी अब ब्रेक हो रहा था और ओवरसीज के हवाले से भी काफी मसाइल रहे। ओवरसीज को वो पैसा उस तरह से पाकिस्तान में इन्वेस्ट भी नहीं किया। जी जो पाकिस्तान सरमायाकारी लोग लेके आ रहे थे वो भी रुक चुकी थी और दूसरी जो लुक्रेटिव डेस्टिनेशंस हैं उसमें लोगों ने इन्वेस्टमेंट जो है वो करना शुरू कर दी थी। ठीक तो है। अब न सिर्फ वो लोग पाकिस्तान दोबारा सरमायाकारी करेंगे बल्कि जो बायर है, जब आपके पास मार्केट में बायर अवेलेबल होगा और एक्सेस टू फाइनेंस होगा तो एक बहुत बड़ी मार्केट का सेगमेंट जो जिनके लिए इस वक्त तक कोई प्रोडक्ट बन नहीं रही है उनके लिए भी पाकिस्तान के डेवलपर बिल्डर्स बहुत सारे लो कॉस्ट जी। मीडियम कॉस्ट हाउस के प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे, फ्लैट्स ठीक के है। प्रोजेक्ट्स आएंगे और उनको भी बैंक सपोर्ट करेगा, उनको लोन मिलेगा और वो अपना घर बना अच्छा, सकेंगे। ये हाउस फाइनेंसिंग के हवाले से भी कोई बात चल रही है कि हाउस फाइनेंसिंग जी का जो प्रोसेस बिल्कुल उसको भी आसान बिल्कुल। किया जाए। जी एक्सेस टू फाइनेंस में ये हमारी एक सब कमेटी थी, उसमें ये बड़ी जबरदस्त डिस्कशन हुई। इसमें हमने अच्छा। इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स भी आए थे, यहाँ लोकल हमारे जो बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं उनके लोग भी थे, स्टेट बैंक ठीक के है। लोग भी थे। तो उस पे हमने बहुत सा काम किया है और बहुत सारा काम उसमें होना है। गवर्नमेंट इसमें इस हद तक सीरियस है कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने इसमें बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा करते हुए ये कहा कि हम जो घर आम शख्स लेना चाहेगा जी। तो अगर काइबर फर्ज करे 9% के ऊपर है तो 5% पे उसको हम ये फैसिलिटी प्रोवाइड अच्छा। करेंगे और ऊपर का जो 4% होगा वो बैंक 5% पे लोगों को अपना लोन देगा और ऊपर का जो बैंक की लैंडिंग कॉस्ट है 3-4% वो हम बजट में रखेंगे और सब्सिडाइज कर देंगे। तो अच्छा, ये एक बड़ा खुशाइंद बात है, बिल्कुल बड़ी ये खुशाइन पॉजिटिव बात है। अगर इस बात है। तरह से इंप्लीमेंट हो जाए ये पॉलिसी तो सरदार साहब ये तो बड़ी आसानी हो जाएगी लोगों के लिए अपना घर बनाना। एग्जैक्टली जी, इसी इसी गवर्नमेंट का फोकस ही यही है कि जो लोग हैं उनको, जो होमलेस लोग हैं उनको घर मिलेगा तो उनका इस मुल्क के साथ मोहब्बत और बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल होगी। बिल्कुल। वो अपनी मिट्टी के साथ और ज्यादा इखलास के साथ काम भी करेंगे, मेहनत भी करेंगे। तो ये हर एक का हक है कि उसको सरदार साहब, गवर्नमेंट ऑफ बाइंग पावर पाकिस्तान। जो है, बाइंग पावर जो है एक आम आदमी की, वो बड़ी इस वक्त हिट हुई हुई है और लोग अपना घर बनाने की तरफ जा ही नहीं रहे। इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी पीछे हट गए थे। लेकिन ये जो पॉलिसीज आ रही हैं 2025 में, हमने बार बार हम जिक्र कर रहे हैं कि रियल एस्टेट के लिए एक बेहतर साल है, तो लोग दोबारा से ट्रांजैक्शंस करने लग गए हैं और ट्रस्ट करने लग गए हैं, पैसा मार्केट में आ रहा है।
तो अगर इस तरह ये फाइनेंसिंग के लिए हो जाए मामला, इस तरह की पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाए, तो यकीनन अपना घर बनाना जब एक आम आदमी के लिए आसान हो जाएगा तो ये एक बेहतर कदम होगा। हम कुछ बात ओवरसीज के हवाले से भी कर लेते हैं कि ओवरसीज का चूंकि जिक्र छिड़ा है, तो ओवरसीज के लिए भी कोई पॉलिसी हम देख रहे हैं कि ओवरसीज के लिए कोई आसानी पैदा की जाए, ओवरसीज के लिए जो टैक्स है खास तौर पर उसमें कोई छूट दी जाए। चूंकि मुझे याद है जब आपकी पहली मीटिंग हुई तो आपसे ये गुफ्तगू हुई थी इस हवाले से, ओवरसीज के हवाले से, तो आपने कहा था कि ये मुकदमा जरूर आप पेश करेंगे और इस पर बात जरूर करेंगे आप टास्क फोर्स में। इसके लिए भी अपना बहुत सा काम हुआ है, इसके लिए भी बहुत सारा काम हुआ है। अच्छा। और गवर्नमेंट इस बात पर कन्विंस है कि एक शख्स जिसने पाकिस्तान में पैसा कमाया नहीं, उसने जिस मुल्क में पैसा कमाया उस मुल्क में टैक्स भी पे किए, और जैसे वो पाकिस्तान में आके कोई चीज खरीदना चाहता है तो उसके ऊपर हम एडवांस टैक्स उससे मांगते हैं, जो कि उसका तो एडजस्टेबल नहीं है। तो अब अच्छा। उसके लिए तो रिफंड आप नहीं दे रहे, वो नहीं बेचना चाहता, तो आप उससे वो एडवांस लेके उसके आप एक लायबिलिटी खड़ी होगी एफपीआर के ऊपर भी, और उसको आपने वो पैसा वापस करना है, तो उससे मिनिमम जो है वो उससे ना लिया जाए एडवांस टैक्स परचेज के ऊपर। तो इस पर गवर्नमेंट कन्विंस है कि उससे जो बैरून मुल्क से पाकिस्तानी अपना सरमाया पाकिस्तान में भेजता है और यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी बाय करता है तो उससे हम 236 के जो है वो नाख लेंगे। तो ये भी एक बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव है। आप थोड़ा ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कौन कौन से वो टैक्सेस हैं जिन पर नरमी की जाएगी ओवरसीज के लिए? ओवरसीज के लिए जो खरीदारी पे ही टैक्स था ना ओवरसीज के लिए, जी जी, तो वो खरीदारी का टैक्स जो है वो उनसे नहीं लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा पाकिस्तान, बिल्कुल ठीक नहीं लिया जाएगा। और जिस वक्त वो बेचते हैं तो उस वक्त जाहिर है इस मुल्क से उन्होंने अगर प्रॉफिट अर्न किया है तो उस वक्त उनको गेन टैक्स पे करना पड़ेगा, तो वो उनको गेन टैक्स वो उस वक्त पे करेंगे। बिल्कुल ठीक है, वो गेन टैक्स पे करेंगे। कुछ बिल्डर्स के वाले से भी आपसे बात करेंगे, मगर मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है काशिफ शहजाद साहब ने, जो कि सीईओ अल हादी एसोसिएट्स एंड बिल्डर्स हैं। क्योंकि अब बिल्डर्स की बात करनी है तो काशिफ साहब से भी बात करते हैं। काशिफ साहब, हम गुफ्तगू कर रहे हैं प्रोग्राम में कि नॉन फाइलर अब 1 करोड़ तक की प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे, उसके उनके लिए खास तौर पर नरमी हुई है, और 1 करोड़ तक खास तौर पर वो लोग हैं जिन्होंने अपना पहली दफ़ा घर बनाना होता है या कोई अपार्टमेंट खरीदना होता है या कोई प्लॉट खरीदना होता है। तो ये जो एक पॉलिसी है इसको हम देख रहे हैं कि काम हो रहा है, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसमें गवर्नमेंट हमें संजीदा नजर आती है। तो क्या महसूस करें इस वक्त मार्केट के हालात? तो जी हमारे मुल्क की 70% इकोनॉमी तो जो आपकी जो नॉन फाइलर के गिर्द घूम रही थी, तो गवर्नमेंट को ये बड़ी देर लगी ये बात जांचने में। और क्योंकि रियल एस्टेट का जो सेक्टर है, यहाँ हर बंदे की जरूरत है घर लेना, प्लॉट लेना। अब हमारे मुल्क की 70% आबादी तो वैसे ही देहातों में रहती है। अब देहातों के अंदर भी ट्रेंड चल पड़ा है कि वो लोग अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए यहाँ मकान ले रहे हैं, अपार्टमेंट ले रहे हैं, तो उनको अवेयरनेस भी नहीं है। ठीक है, पहले अवेयरनेस की बजाय हमने पहले ही शक्तियां शुरू कर दी और हमने कहा जी नॉन सेलर ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। आप नॉन सेलर का मैकेनिज्म बनाएं, आप उनको प्रॉपर्टी खरीदने दें। जब वो प्रॉपर्टी खरीदेगा तो वो आपकी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में आ जाएगा, कहीं ना कहीं उसका नाम रजिस्टर्ड हो जाएगा, तो ऑब्वियसली वो फाइलर बन जाएगा। दूसरा, जो आपने फाइलर और नॉन फाइलर के अंदर जो फर्क डाला हुआ है, तो हर बंदे को अपनी पैसा बड़ा प्यारा होता है, तो इसी तरह वो अपनी जो चीज है परचेज करने से पहले वो फाइलर भी बन जाएगा। अब देखिए ना, देहातों के अंदर जो लोगों के पास इनकम है वो तो कुछ ब्लैक इनकम नहीं है, वो किसी ना किसी गरीब आप जाने को भी दे रहे होते हैं, वो अपने दूसरे मामला भी दे रहे होते हैं। हमारे मुल्क में टैक्स की अवेयरनेस की जो कमी है ना, उसका खमियाजा सबसे बड़ा हमारी इंडस्ट्री को भुगतना पड़ा है। क्योंकि जो लोग यहाँ पॉलिसी मेकर बैठे थे, उन्होंने इसकी अवेयरनेस कैंपेन बिल्कुल नहीं चलाई और सीधे फैसले किए हैं और सीधे जुर्माने करने की कोशिश की है। लेकिन अब जो कि गवर्नमेंट इस मामले पे आई है और हमारी जो कि उसमें अब साहब जो रियल एस्टेट टास्क कमेटी बनी है, तो इन लोगों के दरमियान में एक हमारा नुमाइंदा बैठा हुआ है जिसने इस बात को बावर करवाया है कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है। जो जी बिल्कुल, और काशिफ साहब शायद इससे पहले इसलिए मसाइल का हल नहीं हमें नजर आया क्योंकि जो रियल एस्टेट सेक्टर के नुमाइंदगान थे उनके साथ बात ही नहीं हुई, वो ऑन बोर्ड ही नहीं थे। जी हाँ, क्या हमें इत्मीनान भी नहीं दिया गया। तो अभी हमें फख्र भी होता है कि जो हमारे रियल एस्टेट के नुमाइंदे वहाँ पे बैठे हैं, वो हमारी पूरी पाकिस्तान की बरादरी को लीड कर रहे थे, सरदार ताहिर साहब, और उन्होंने हमारा मुकदमा लड़ा और गवर्नमेंट को मोटिवेट किया और समझाया, जिससे गवर्नमेंट समझी कि जी हाँ ये बरादरी बिल्कुल ठीक कहती है कि रियल एस्टेट सेक्टर को अगर डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में भी लाना है तो उसका भी एक तरीकेकार है। तो इंशाल्लाह ताला इसके बाद जो रियल एस्टेट में जो रिसेशन चल रहा था,
अब वो सेशन खत्म हो रहा है इंशाल्लाह ताला, अब ये इंशाल्लाह ग्रोइंग स्टेज पे है। और इस आप देखेंगे रिजवान साहब कि इस मुल्क में जब ये रियल एस्टेट का पहिया चलेगा, जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का, स्पेशली मेरा 80% तक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से है, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का पहिया चलेगा तो मुल्क के अंदर 55+ इंडस्ट्री जो चलेगी, उस इंडस्ट्री के अंदर आपके मुल्क के अंदर हर जगह पे आपको कारोबार और खुशहाली नजर आएगी। बिल्कुल खुशहाली नजर आएगी और इससे यकीनन रोजगार बहुत पैदा होगा। जो एक मायूसी हमारे मुल्क में फैली हुई थी, हम ये भी पूरी उम्मीद है कि जो हमारे नौजवान, हमारे क्रीम जिनको हम कहते हैं कि वो मुल्क से बाहर भी गए, तो इंशाल्लाह उस पर भी एक बेहतरी देखने को आएगी। सरदार साहब, आपके जानिब आऊंगा कुछ, चूंकि बिल्डर्स के हवाले से बात हो रही है, कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात हो रही है, तो हमने ओवरसीज की भी बात कर ली, हमने टैक्सेस के हवाले से भी बात कर ली, क्योंकि आप बिल्डर्स की भी नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनके मसाइल को भी जानते हैं, तो इस हवाले से क्या उम्मीद रखी जाए कि बिल्डर्स के लिए क्या आसानी पैदा होने जा रही है? देखिए, बिल्डर के लिए तो सबसे बड़ी आसानी ये है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होगी तो उनको भी उससे फायदा होगा। और उसके अलावा हमने कोशिश की है गवर्नमेंट को ये बावर कराने की भी जो इनपुट कॉस्ट है उसके ऊपर भी तवज्जो दी जाए। मतलब 52,000 रुपये 1 टन जो स्टील है उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का रेवेन्यू है, जो टैक्सेस है वो 52,000 रुपये। इसी तरह सीमेंट है तो सीमेंट 1450 रुपए का अगर बैग हो तो 450 रुपए उसमें गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं। और दूसरा, गवर्नमेंट को ये जो कार्टेलाइजेशन है इसके ऊपर भी गौर करना पड़ेगा कि सीमेंट हमारे मुल्क में बनता है और प्रोडक्शन जो है वो 100% से 30% रह गई है, प्राइस कहीं की कहीं चली गई है। तो इन सब लोगों ने ये किया है कि प्रोडक्शन की वो जो प्रोडक्शन है उसको इन्होंने कैप कर दिया है और रेट जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं। तो इसके बारे में भी और इसी तरह स्टील भी है कि स्टील में भी रेट फिक्स है, उसकी सेल कम हो गई है। जहां 100 टन बिकता था वहां 20 टन बिकता है, लेकिन वो रेट है कि वो उस तरीके से उस पर कोई सब्सटेंशियल फर्क नहीं पड़ा। तो गवर्नमेंट के टैक्सेस में भी रैशनलाइजेशन की जरूरत है और इनके ऊपर भी ये जो हमारे सीमेंट है, स्टील है और इनपुट के लिए और जो चीजें हैं, तो यहाँ पे जो साहब ये तो फौरी इम्प्लीमेंटेशन, ऐसी ये वो पॉलिसी है जिस पर फौरी इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट संजीदा इस हवाले से है कि हमने घरों का शॉर्टफॉल खत्म करना है तो प्राइवेट डेवलपर को तो सपोर्ट करना पड़ेगा और उसके लिए उसको सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीकाकार यही है कि टैक्सेस में कमी की जाए और जो मटेरियल कॉस्ट जो बढ़ती जा रही है, जो कि जिसकी कोई लगाम डालने वाला कोई नहीं, तो इसकी जो प्राइसेस हैं इसको लगाम डाली जाए। जी देखिए, इन्फ्लेशन कम हुआ, सब कुछ डॉलर स्टेबल है, लेकिन इनकी प्राइसेस हैं कि वो कोई चीज नीचे नहीं आ रही। अब इनको कुछ एक्सपोर्ट की इजाजत मिल गई, ये वो जो है वो अगर पहले 16% पे थे तो 20-22% पे चले गए और वो 2-4-6% अगर ग्रोथ नजर आई भी है तो वो एक्सपोर्ट की वजह से है, जो सीमेंट एक्सपोर्ट हो रहा है। तो हमारे मुल्क में कंजम्पशन मौजूद है, लेकिन अगर ये अपना कार्टेल बना के प्राइस को फिक्स कर देते हैं, प्रोडक्शन कम कर देते हैं, जिसकी कैपेसिटी है जितनी भी होती है बहुत सारी, उनको भी उन पर भी हाथ डालना चाहिए खास तौर पर। जी 30% सिर्फ इनकी है टोटल, इस वक्त ये प्रोडक्शन के ऊपर चल रहे हैं 30% के ऊपर, लेकिन प्राइस जो है वो काम नहीं कर रहे। तो इसके बारे में भी हमने भी गवर्नमेंट की इस तरफ तवज्जो दिलाई है। ये तो पूरी दुनिया के खिलाफ खत लिखते हैं कि फलां को ना छोड़ दें और फलां को ये कर दें, ये खाली समझदार हैं इस मुल्क में, बाकी सारे दुनिया जो है वो बेवकूफ है। दुबई में इस वक्त $बिलियन इन्वेस्टमेंट हो रही है रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री में कि D33 जो उनका प्रोग्राम है उसके मुताबिक आज आपने देखा कि और बहुत सारे फ्री जोन की प्रॉपर्टी ऑफर की है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज ऑफर हो रही हैं, वो वहां पर टर्न अराउंड किया रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की 2024 में, यानी $बिलियन की प्रॉपर्टीज लोगों ने बाय की है। अभी जो पाकिस्तान से सरमाया गया है तो वो तो लोगों ने 20% डाउन पेमेंट दी है, 80% पैसा अभी और जाना है अगर आप यहाँ पर लोगों को काम करने के लिए नहीं देंगे। और इन लोगों को सारी जिंदगी सब्सिडीज भी यही इंजॉय करते रहे हैं, चाहे वो शुगर वाले हों चाहे हो। ठीक है जी, बस आप होपफुल हैं कि आने वाले दिन जो है वो बड़े अच्छे होंगे, आने वाले दिन अच्छे होंगे। क्विकली एक और सवाल आपसे करना है, 7E के वाले से कुछ बता जाएं, कोई बेहतरी आ रही है? 7E खत्म हो रहा है। 7E की डेफिनेशन कुछ चेंज होगी, खत्म शायद ये अभी
ना हो सके। अच्छा। लेकिन इसमें कुछ रिलैक्स हो जाएंगे, कुछ रिलैक्स हो जाएंगे। काशिफ शहजाद साहब, आपकी जानिब आऊँगा। चूंकि बिल्डर्स के हवाले से बात हो रही है, कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात हो रही है, आप क्या तजावीज़ देंगे? चूंकि इस वक्त जो मामलात हैं, हम ये देख रहे हैं कि बेहतरी आ रही है रियल एस्टेट सेक्टर में, और यकीनन जो हमारे रियल एस्टेट सेक्टर के नुमाइंदगान हैं वो मैसेज भी पहुंचा रहे हैं गवर्नमेंट तक, और गवर्नमेंट भी संजीदा नज़र आती है। क्या चैलेंज नज़र आ रहा है आपको जिस पर फौरी तौर पर अमल किया जाए, जिससे आपको लगता है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए आसानी हो जाएगी? रिजवान साहब, अभी सरदार ताहिर साहब एक बात कर रहे थे कि जो मटेरियल है, कॉस्ट है, जी। उसमें टैक्सेस सारे इशू दिखे जाए। जैसे हम स्टेप बाय स्टेप बात करें तो हमारे मुल्क के अंदर हमारा नेचुरल सोर्स है और रॉ मटेरियल सारा सीमेंट का जो हमारे पास ही है। ठीक है। इसके बावजूद सीमेंट का बैग है वो 1450 रुपए का बैग है, जिसकी कास्ट मैक्सिमम 500-600 रुपए है, और उसमें टैक्सेस मिला के और इनका माफिया का प्रॉफिट इतना ज्यादा है ठीक है। कि वो मिला के भी ये इतनी कास्ट बना देते हैं कि आम बंदा प्रोजेक्ट वहां पर फाइल नहीं कर सकता। अब आप ठीक है। देखें, आप एक हम उस तरक्की पजीर मुल्क में हैं जहाँ पे लोगों के पास, अब खैर लाहौर की बात करूं तो 3 मिलियन घरों की शॉर्टेज है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और जो 3 मिलियन घरों की शॉर्टेज है वो आम गवर्नमेंट तो पूरी नहीं कर सकती, वो प्राइवेट बिल्डर पूरी कर सकता है। और जब हम ऐसे को 10 प्रोजेक्ट लॉन्च कर देते हैं तो डिमांड एंड सप्लाई में फर्क आ जाता है। ठीक है। गवर्नमेंट को चाहिए कि जिन फैक्ट्री के को एक फैक्ट्री ने जब लाइसेंस दिया होता है तो वो कहती है जी मैं डेली 1000 टन सरिया बनाऊंगी या ठीक है। 50,000 बैग सीमेंट बनाऊंगी, ठीक वो है। अपनी प्रोडक्शन कम कर देते हैं रेट बढ़ाने के लिए, ठीक है। माफिया बन जाता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो हमारे मुल्क के अंदर घरों का शॉर्टफॉल है उसको पूरा करने के लिए, जैसे प्राइवेट बिल्डर आगे आया है, इसी तरह जो मटेरियल बनाने वाली कंपनी है जिसमें सीमेंट है, स्टील है, स्पेशल ये टाइल वर्क है या दूसरी है, पीवीसी का है, इलेक्ट्रिसिटी का है, तो इनको भी कहा जाए कि आप अपनी जो प्रोडक्शन है वो पूरी करें बिल्कुल और ठीक है। उसके अंदर आपकी ताकि डिमांड एंड सप्लाई को बैलेंस किया जा सके, और ये जो घरों का शॉर्टफॉल है इसको मिलजुल कर ही खत्म किया जाएगा। बिल्डर को सपोर्ट करना पड़ेगा, जो मटेरियल कॉस्ट है इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, और सबसे पहले जो ये जखीरा अंदोजी हो रही है इस हवाले से हुकूमत को लगाम डालनी पड़ेगी। काशिफ साहब का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए मोहम्मद रिजवान सरवर को इजाजत दीजिए। अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा, आपके सवालात इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में शामिल करूंगा। तब तक के लिए मोहम्मद रिजवान सरवर को इजाजत। अल्लाह निगहबान।